स्वागत है मेरीखेती.com में। और आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार है जो आप अपना कीमती समय निकाल कर और हमारे बीच में आए। ये मेरी खेती किसान पंचायत है जो हर वर्ष हर महीने हम किसी न किसी राज्य क्षेत्र ज़िले में करते रहते हैं। तो इस बार हमने आपका गांव चुना। डॉक्टर प्रवीण कुमार जी की सहायता से इनका सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है जो हमें ये शुभ अवसर मिला है इनके यहाँ करने का। तो मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। तो मैं बताना चाहूँगा मास्टर जगदीश सिंह अध्यक्ष हैं इसके मेरी खेती किसान पंचायत के, और साथ ही में हमारे मांगेराम त्यागी जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसान यूनियन, इनका मैं स्वागत करता हूँ मेरी खेती के मंच पे। और हमारे साइंटिस्ट आए हुए हैं कुछ पूसा संस्थान से, जिनका मैं आप जिनको जानते हैं डॉक्टर विपिन कुमार, ये आपके बीच बैठे हुए हैं। साथ ही में हमारे हैं डॉक्टर सीवी सिंह जी जो पूसा रिटायर्ड है। साथ ही में हमारे हैं डॉक्टर राजपाल सिंह और प्रशांत सिंह जी। और ये आज का टॉपिक है हमारा गौ संरक्षण मशीनरी से माध्यम से जैविक खेती किस तरह से की जाती है। तो मेरी खेती का यही उद्देश्य है कि किसानों को और साइंटिस्टों को एक मंच पे लाके और जो हमारे बीज रोपाई से चयन से लेके और मार्केटिंग तक का जो सारी प्रक्रिया होती है उसको किस तरह से किया जाता है, किस तरह से चयन किया जाता है, ये हमारे साइंटिस्ट बताएंगे आपको। तो मैं आज की अध्यक्षता डॉक्टर विपिन सर को देता हूँ और वो आपके बीच में बात करेंगे। आज के इस किसान पंचायत के मुख्य अतिथि बहुत मायने होते हैं माननीय श्री मांगेराम त्यागी जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसान यूनियन, आपका भी हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर सीबी सिंह सर हैं, प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से सेवानिवृत्त हैं। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र की प्रभारी डॉक्टर रेशु सिंह जी, वैसे आप पादप सुरक्षा की वैज्ञानिक हैं और जैविक खेती पे बहुत लंबा अनुभव है। हमारे बीच में डॉक्टर राजपाल सिंह हैं जो प्राकृतिक खेती के बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं, लखावटी कृषि महाविद्यालय में प्रवक्ता हैं। हमारे बीच में डॉक्टर प्रशांत जी हैं जो कृषि मशीनरी के प्रवक्ता हैं अमर सिंह कॉलेज लखावटी में। साथ में हमारे बीच में डॉक्टर पटेल जी हैं जो मौसम वैज्ञानिक हैं। और सभी आदरणीय अन्नदाताओं, आप हैं पटेल जी, आपका नाम अखबारों में आता रहता है कि आप भी कृषि विज्ञान केंद्र से हैं। और मैं डॉक्टर विपिन कुमार, सह निदेशक कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर। आप सभी का हार्दिक स्वागत इस पवित्र भूमि पर, सभी किसान अन्नदाताओं का। देखिए, किसान है तो जीवन है। मैं तो ये कहूँगा किसान के बिना भोजन संभव नहीं है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखें, मौसम की भी मार रही है और बहुत सारी विकट परिस्थितियों में भी जो किसान है, अकेला किसान ही ऐसा है जो उत्पादन के लिए खड़ा हुआ है। आज भी बाज़ार से वो टूटा हुआ है, इनपुट्स की मार रहती है। इस सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज इस किसान पंचायत में ये एक तरफा ना होकर, मैं अध्यक्ष जी की अनुमति से इसको शुरुआत करने की अनुमति चाहूँगा कि ये एक तरफा ना हो कि यहाँ से हम वैज्ञानिक लोग ही बोलते रहें। आपकी जो भी जिज्ञासा है या जो सुझाव हैं, क्योंकि किसान से बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं है। किसान जो खेत में काम कर रहा है उसको प्रैक्टिकल अनुभव होता है। तो मैं सर्वप्रथम डॉक्टर सीबी सिंह सर से अनुरोध करूंगा, बहुत लंबा अनुभव है, कि वो अपने जो भी अनुभव हैं उनको किसानों के साथ साझा करें और किसान किस तरीके से उद्यमी बन सकता है जैविक खेती के माध्यम से, उस पर प्रकाश डालेंगे डॉक्टर सीबी सिंह सर। माननीय सभापति जी और सभी अन्नदाता, जैसा कि भी बताया, मैं सीबी सिंह हूँ और आपके गांव चांदरेर का रहने वाला हूँ। पूसा हेल्पलाइन पर 10 साल में रहा,
किसान कॉल सेंटर एस्टेब्लिश करवाने का भी सौभाग्य मुझे मिला। पूसा संस्थान के बुलेटिन बुक लिखने का भी सौभाग्य आपके आशीर्वाद से मुझे रहा। वहाँ की प्रसाद दूत की मैगजीन का भी मैं एडिटर रहा, लगभग जॉइंट डायरेक्टर भी रहा। और सिवा कर्नाटक और उड़ीसा के अलावा किसानों के बाकी सभी राज्यों के किसानों से पर्सनल मिलने का मौका भी मिला। गवर्नमेंट में रिव्यूअर भी रहा हूँ। सब देखने का एक ही निचोड़ है कि जब पैदावार बढ़िया नहीं होती, आमदनी नहीं होती खेती में, तो रिलायंस वाले, हरियाली वाले, दूसरे लोग क्यों आ रहे हैं? और जब इसमें पैदावार अच्छी है, आमदनी अच्छी है, तो फिर सुसाइड क्यों कर रहे हैं किसान? गंभीर विषय है, सोचने का विषय है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आमदनी है, सिस्टमिक वे में यदि हम खेती करें तो आमदनी है। आमदनी के साथ यदि मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं, यदि हमारा पैदावार का माल बिके नहीं, आप सोना पैदा कर लो, बिक नहीं रहा तो बेकार है। और यही कारण है किसान का बेटा किसान बनने को तैयार नहीं, किसान के बेटे से कोई शादी करने को तैयार नहीं, किसान अपने बच्चे को अपने आप अपनी खेती में लगाने को तैयार नहीं। ज़मीन बेचेंगे, वो करेंगे, नौकरी लगाएंगे, रिश्वत देंगे। लेकिन उत्तम खेती मद्यपान निश्चित चाकरी भीख निदान, वो नौकरी जो भीख निदान की तरह है, भीख की तरह है, उसमें हम भेज रहे हैं। किसानों के कितने अपने बच्चे, इनके बाद 15-15, 20-20 बीघे ज़मीन है और वो मिलिट्री में 4-4, 5-5 हज़ार, 4-4, 5-5 साल के लिए नौकरी करने को भेज रहे हैं। अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आपकी 20 बीघे ज़मीन, 15 बीघे ज़मीन यहाँ पड़ी है, आप उसमें कुछ भी पैदावार नहीं ले रहे, अपनी खेती नहीं बढ़ा रहे। कारण क्या है? कारण एक है कि पैदावार समय पर अच्छी पैदा ना होना, उसको बिकना नहीं टाइम पर, बिकने के बाद उसका सदुपयोग नहीं होना, जिससे किसान का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, रहने का जो स्टैंडर्ड है बहुत डाउन है। मान लीजिए कि बारिश खत्म हो जाती है तो हमारे पास अगर पानी कंजर्व है तो उसको हम आगे के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम इस पर जैसे हम थोड़ी सी परिदृश्य बताना चाहेंगे, इसलिए कि अगर भारत की क्या है और क्या संकट हो सकता है, किस लिए हमें बचत करना चाहिए। तो जैसे कि अभी हमारी भारत के परिदृश्य के हिसाब से आगे आने वाले भविष्यों का अनुमान है कि 337 अरब क्यूबिक मीटर की कमी आ सकती है। जैसे कि अभी परिस्थिति है कि 11,027 अरब घन मीटर क्यूब है अवेलेबल है, बट 250 में जो ये प्रिडिक्शन है कि ये हो जाएगा 1450 के करीब। तो हमारे पास 327 अरब घन क्यूबिक मीटर की कमी हो सकती है। तो जो अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे खेती के लिए हमें पानी की कमी ना पड़े, तो पानी कमी ना पड़ने के लिए जैसे अभी हम जो इसके बचाव के लिए कर सकते हैं कि होती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिससे अभी सरकार बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। अगर छत का पानी होता है, छत के पानी को हम कैसे कंजर्व करके आगे यूज उसके सिंचाई के लिए यूज कर सकते हैं या खेती के लिए यूज कर सकते हैं। एक छत का पानी होता है, एक खेत का पानी होता है आपके। तो अगर छत के पानी की हम पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा, छत के पानी की अगर कंजर्व करने की बात करते हैं तो उसमें जैसे कि आपकी छत है, छत तो कोई भी साइज की हो सकती है, 100 मीटर से बड़ी या छोटी हो सकती है, उसके लिए एक वाटर टैंक की जरूरत रहती है। जैसे अगर छोटा छत है तो आप प्लास्टिक की अगर कर सकते हैं, और इसमें जो पानी होता है रेन वाटर का, इसकी पीएच जो होती है नॉर्मल होती है, इसको हम पेयजल के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो जो है अगर इसमें मेन जो आती है, ये एक टैंक बनाते हैं। जैसे अपन यहाँ पे काम करते हैं, इस एरिया में आपको लोग रह रहे काफी दिन से, तो जो एक टैंक बनाते हैं 4x4x4 का, जो उसमें इसको फिल्टर करने के लिए हम अलग अलग रोडी डालते हैं, पत्थर डालते हैं, फिर पहले सबसे बड़े डालते हैं, फिर छोटे डालते हैं, फिर छोटे डालते हैं। उसी के गड्ढे के बीच में 4 इंच की जो है पाइप का यूज करते हैं। अगर कम एरिया है तो 4 इंच का है, अगर बड़ी एरिया है तो हम 9 इंच की पाइप का यूज करते हैं। जैसे खेतों के लिए अगर फॉलोसिंग कर रहे हैं तो उसकी जो लागत आती है लगभग 30 से 35 हज़ार आती है।
मगर आपके लिए वो जो पानी है हमेशा के लिए आपके क्षेत्र में अवेलेबल हो सकता है। और क्या कहते हैं, जैसे जैसे अगर आपकी एरिया बढ़ती जाती है उसकी पाइप की साइज बढ़ा सकते हैं। हमने अपने महाविद्यालय में भी ये काम कराया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, तो इसका है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। और खेतों के पानी के लिए जैसे कि इसमें जैसे इसकी पैदावार बढ़ाया जा सके, क्योंकि ये बेसिक चीज होती है। अगर मॉइस्चर नहीं रहेगा तो उसका ग्रोथ नहीं होगा। आप जितनी भी बात कर रहे हैं डबलिंग फार्मिंग की, जब ईल्ड ही नहीं आएगी, उसके प्रॉपर मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो डबलिंग फार्मिंग थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए कई जैसे विधियां होती हैं, फंड बनाते हैं, या जो मोस्ट कॉमन चीज है जिसपे अभी सरकार फोकस कर रही है, तालाब बनाने की। तालाब जैसे कि आपको मान लीजिए कि 1 हेक्टेयर एरिया है, तो 1 हेक्टेयर एरिया के लिए तालाब की जो साइज होती है वो लगभग 1/10 या 1/8 एरिया को हम तालाब के लिए दे सकते हैं। और इसकी जो गहराई होती है, गहराई की बात करें जैसे कि अगर शुष्क एरिया है जैसे राजस्थान वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ ज्यादा रखते हैं, बट यहाँ पे तो थोड़ा ठीक है, तो 2 से 3 मीटर के बीच में रख सकते हैं। अगर 1 हेक्टेयर की बात करते हैं तो उसकी जो चौड़ाई वगैरह रहती है वो रहती है 30 से 50 मीटर चौड़ाई हो जाती है, और 50 से 70 मीटर लंबाई हो जाती है, 2 से 3 मीटर गहरी हो जाती है। तो ऐसे में क्या कहते हैं, पानी संरक्षित कर लेंगे, आप बाद में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए सरकारें काफी पहल भी चला रही हैं। जैसे कई राज्यों में हो गया, जितने भी सरकारी आवास बन रहे हैं या सरकारी भवन बन रहे हैं, उसमें ये कंपलसरी कर दिया गया है कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाएंगे ही। और कई कई जगह पे जैसे मध्य प्रदेश में है 140 मीटर स्क्वायर में अगर ज्यादा एरिया है तो उस पर हाउसिंग टैक्स को भी फ्री किया गया है। और कई जगह जैसे राजस्थान है, बिहार है, हिमाचल है, यहाँ सब पे वाटर कंजर्वेशन के लिए कंपलसरी कर दिया गया है, जिससे आपको पेयजल और ये सब चीज मिलता रहेगा। इसका लाभ ये है कि सिंचाई के लिए आप हमेशा मिल सकता है, पानी अवेलेबल हो सकता है। और उसमें बचत करने के लिए जैसे हम बात करते हैं, एक टपक सिंचाई होती है। टपक सिंचाई मतलब ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, इसका यूज करके आप पानी बहुत ज्यादा सेव कर सकते हैं। उसकी एफिशिएंसी 90 से 95% होती है, जिसमें बूंद बूंद करके आपकी जड़ों में पानी देगा। और हमेशा जैसे आप चला रहे हैं टिप्पर, इतनी चलाने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे राइस वगैरह में तो हो सकती है, मगर कई क्रॉपों में ऐसे हैं कि जिसमें बूंद बूंद सिंचाई करके ही उसकी ग्रोथ काफी हो जाती है। ये मतलब नहीं होता है कि हम पानी एक्सेस दें कि हमारी ग्रोथ बढ़ जाएगी, उसका बैड इफेक्ट पड़ता है। अगर आप पानी एक्सेस देते हैं तो उसकी ग्रोथ और इरिगेशन वगैरह जो होता है, हवा का प्रचार प्रसार होता है, वो कम हो जाता है। तो हम प्रॉपर मात्रा में दें, इसके लिए आप ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन भी यूज कर सकते हैं। और जैसे कि आप अगर रिचार्ज करते हैं तो जल की उसमें वाटर टेबल में बढ़ोतरी होती है, और जो बढ़ोतरी होती है मतलब उसको आगे हम यूज कर सकते हैं। अभी वाटर टेबल जो है घटता जा रहा है, तो उसमें भी एक सुधार हो सकता है। पेयजल के लिए भी आप उपयोग कर सकते हैं। और जैसे सर ने बताया कि मशीनरी वगैरह के लिए, तो मशीनरी वगैरह के लिए जैसे आप खेती करते हैं तो इम्प्लीमेंट्स जैसे हैं, अभी नए मॉडर्न इम्प्लीमेंट यूज करना चाहिए। जैसे खेती के लिए अभी जैसे प्राइमरी इम्प्लीमेंट वगैरह होते हैं, जैसे खेती के लिए करते हैं, कल्टीवेटर वगैरह तो यूज करते ही नहीं। यहाँ पर मोड़ बोर्ड, अगर जैसे एरिया अगर मान लेते मोड़ बोर्ड जहाँ पे थोड़ा पथरीली है, जहाँ डिफिकल्ट काम करना होगा, वहाँ मोड़ बोर्ड भाव वगैरह यूज करना चाहिए। और उसको भरभरी बनाने के लिए जैसे कि हम सेकेंडरी इम्प्लीमेंट का यूज करते हैं, उसमें हो जाता है कि डिस्क हैरो हो गया, ये सब चीज इम्प्लीमेंट का यूज करके उसकी इनकम को हम काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। कृषि विश्वविद्यालय के निर्देशन में हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र संचालित है, और आपके जिले में कृषि विज्ञान केंद्र जिला मुख्यालय बुलंदशहर में संचालित है। वहाँ से हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र की प्रभारी डॉक्टर रेसू सिंह जी हैं। कृषि विज्ञान केंद्र किस किस दिशा में कार्य कर रहा है, जैसे अभी मौसम में काफ़ी बदलाव है और किन किन फसलों को बढ़ावा दे रहे हैं हम लोग, उसके विषय में क्या क्या नए नए उद्यमों के बारे में जानकारी दी जा रही है, उसके बारे में जानकारी देंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर रेसू सिंह जी को कि इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, हमारे बीच में उपस्थित भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मांगेराम त्यागी जी, और कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर से आए हुए डॉक्टर विपिन सर, मेरे साथी रामानंद पटेल जी, दखावटी कॉलेज से आए हुए हमारे वैज्ञानिकगण सीवी सिंह सर, आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर में काम कर रहा है। और जो हमारा ऑफिस है, अगर आप जान रहे होंगे तो जो तहसील है
सदर की जो तहसील है और नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उन दोनों के बिल्कुल बीच में, अगर और वैसे देखें तो कोतवाली देहात जो है उसके बिल्कुल सामने हाईवे पर ही हमारा जो केवीके है वो स्थित है। पहले ये अनुसंधान केंद्र डीएम रोड से काम कर रहा था, लेकिन अब नई इमारत हमारी तैयार हो गई, हम लोग उसके अंदर शिफ्ट हो गए हैं और अब सारी गतिविधियां वहां से चलाई जा रही हैं। तो बात ये आई कि जितने भी हमारे स्पीकर्स जो वक्ता आए, उन्होंने आपको बहुत सी नई नई चीजें बताई। अब जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो क्या काम करता है ये आपको जानना जरूरी है। बात आती है, बहुत सी बातें आपको पता चल जाती हैं, आप सुनते हैं वो एक वैरायटी आई, जैसे पिछले साल 303 वैरायटी की बहुत रिक्वायरमेंट रही, लेकिन ऑथेंटिक बीज जो था वो किसानों को उपलब्ध नहीं हुआ। कुछ प्राइवेट कंपनियों का बीज उन्होंने लिया, लेकिन बहुत से किसानों का फीडबैक ये रहा कि वो बीज बहुत अच्छा नहीं था। आप ही के बीच में से श्रीपाल जी, इन्होंने रिसर्च स्टेशन का बीज पिछली बार धान का इस्तेमाल किया था और उन्होंने बताया कि वो बीज दूसरे बीजों की तुलना में अच्छा था। तो इस तरह के बीज उत्पादन के कार्यक्रम जो कि हम एनएससी को या पूसा को या और भी संस्थाओं को हम अपना बीज उत्पादित करके सप्लाई करते हैं। तो इस तरह से एक अच्छा जो मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड करने में भी कृषि विज्ञान केंद्र योगदान देता है। इसके अलावा नई वैरायटीज, नई तकनीकी, तो उनको जब हमारे वैज्ञानिक पहले ट्रायल लगाते हैं, छोटे से उनको परखते हैं, फिर जानते हैं कि ये चीज़ बुलंदशहर जैसी जलवायु में या किसी भी जिले में जहाँ कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं, क्या ये यहाँ की जलवायु के लिए सुटेबल है। जैसे किसी ने कह दिया कि आप यहाँ लीची उगाइए, तो वो हमारा साइंटिस्ट पहले तय करेगा कि ये चीज़ काम करेगी जिले के अंदर अच्छा या नहीं करेगी। उसके बाद जब हम कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ ये चीज़ अच्छा काम कर रही है या किसी भी वैरायटी, फसल की वैरायटी अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही, फिर हम उसे आप तक ले जाते हैं कि हाँ ये देखिए, ये हमने 5 किसानों के ऊपर ट्राई करके देखा और ये चीज़ अच्छे रिजल्ट दे रही है, तो आपको भी ये काम करना चाहिए, ये वैरायटी अपनाना चाहिए, ये तकनीकी अपने खेतों में अपनाना चाहिए। फिर जब ये बात आती है तो हम उसके लिए फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशंस का आयोजन करते हैं। ये जो डेमोन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन होते हैं ये हमारे वैज्ञानिकों की निगरानी में लगाए जाते हैं। इसके अंतर्गत एक कार्यक्रम हमारे यहाँ चल रहा है आजकल, CFLD का क्लस्टर फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन। ये दलहन तिलहन वाली फसलों के ऊपर चल रहा है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर का सिस्टम बन गया है, जिले के अंदर भी हम बात करेंगे, तो उसमें दलहन और तिलहनी फसलों को हमने अपनी खेती की पद्धति से बाहर निकाल दिया है। लेकिन उन फसलों का हमारे फसल चक्र में, हमारी खेती के लिए, हमारी मृदा के लिए बहुत बड़ा योगदान है, तो उन्हें वापस हमारे यहाँ हमारे सिस्टम के अंदर आना जरूरी है। तो उसके लिए भी बहुत से प्रदर्शन हमारे कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें बीज और आपको जो भी खाद या उससे संबंधित कोई भी रसायन, कीटनाशी या किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो कोई भी कंपोनेंट हम उसके साथ लगाकर आपको देते हैं। उसका टाइम टू टाइम हमारे साइंटिस्ट इवैल्यूएशन करते हैं। आपके यहाँ जैसे ये एक मीटिंग आयोजित करी गई है, इस तरह की मीटिंग आयोजित की जाती है और किसानों को दिखाया जाता है कि देखिए ये चीज़ हमने लगवाई थी और इसके लगाने से कृषक के जीवन स्तर में या उसकी आमदनी में ये परिवर्तन आया है। वैज्ञानिकों का संवाद यहीं समाप्त होता है। मैं हमारे बीच में जो किसानों के मसीहा, देखिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसान के बीच से निकलकर किसान की रहनुमाई करना। तो मैं श्री मांगेलाल त्यागी जी, जिसे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं किसान यूनियन के, उनसे मैं 2 शब्द कहने के लिए कि अपना जो जीवन इन्होंने इन किसानों के उत्थान के लिए लगाया हुआ है उसके बारे में 2 मिनट की था। एक बहुत पुरानी बात मुझे आज याद आ गई डॉक्टर साहब, लगभग ये 7-8 साल वर्ष पुरानी भी हो सकती है, अंदाजा रहा नहीं वाला। ये हुआ कि बाग वाला जिसके पास हमारे बाग थे वो आया और वो लगभग 2 क्विंटल के करीब आम घर पे रख गया कच्ची। डॉक्टर साहब आप इसे सुने जरूर जी। वो आम घर पे रख गया और कहने लगा, हमारी माता जी से कहने लगा कि माता जी मैं सुबह आऊंगा और इनकी पाल लगा जाऊंगा, मैं लेट हो गया। अब रात में के लगभग हम आ गए, हमने देखा वो कौन आम पड़े थे, आम है कैसे है, भैया वो तो सुबह आएगा लगा देगा, थक गया बेचारा, मगर मैं ही लगा दूं। हमारी माँ बोली भाई तू रहने दे, तेरे बस की ना, वो ही लगा देगा। मगर मम्मी इसमें भी कोई बड़ी बात हो गई, मैं लगा दूंगा। तो मैं जिद कर गया, मैंने वो लगा दी, माँ के मना करने पे भी। अब वो लग गए 5-7 दिन बाद वो खोली तो कटमुदड़ी सी हो गई।
अब बिगड़ गई बात राणा जी, वो बिगड़ गई, कहीं तो हरे से रह गई, कहीं तो पीली सी हो गई, कटमुटनी सी हो गई। अब जैसे ही हमने वो पाल खोली तो हमारा भी पहला ही तजुर्बा, हमें भी बड़ी जिज्ञासा है कि भाई देखें क्या हुआ। अब वो देखें तो वो बड़ी, अब थोड़ा हमारी मम्मी वैसे भी गुस्से वाली है, हमारे प्रधान जी जाने थोड़ा ना गुस्सा तेज सा है। हमने कहा आज हमारी जान को फजीता हो गया। हमने एक तरकीब निकाल ली, हमने मम्मी एक काम मुझे ये आम जो है मैं अपने मिलने वाले लोगों को दे दूंगा, बहुत अच्छी जो है ये वो भी है और ये सब बटेंगे भी, तो मैं ये बंटवाए देता हूँ। क्या ठीक है भैया, तू इन्हें बंटवा दे, सर ऐसा कर ले। अब मैंने 5-5 किलो के डिब्बे मंगवाए सुंदर वाले जो हमें रंगीन से, और उन्हें भरवाए तो लगभग 40 डिब्बे करीब उसमें भर गए। तो मैंने 5 डिब्बे तो एसएसपी साहब के यहाँ दिए बुलंद शहर, और 5 डीएम साहब को, 5 अमर उजाला में, 5 दैनिक जागरण में, 5 हिंदुस्तान में। तो ये 25 डिब्बे तो यहाँ पर खर्च हो गए, और लगभग 10-12 डिब्बे मैंने वो एक हमारे यहाँ सीबीओ साहब थे पशु चिकित्सा अधिकारी, उन्हें दिए 2-3, मतलब मैंने भी 20 एक आदमियों में वो बांट दिए। और देते वक्त एक बात कही, साहब ये आम है, ये पूर्णतः है तो ऑर्गेनिक, इसके ऊपर हम कभी किसी दवा ववा का इस्तेमाल ना करते। ये 5-7 पेड़ हैं हमारे बाग में, अपने लिए रखते हैं और सख्त निर्देश देते हैं बाग वालों को, इनके ऊपर किसी भी केमिकल का प्रयोग ना कर भाई, ये हमारे अपने लिए। हो सकता है स्वाद इनका बढ़िया ना हो, लेकिन ये हैं बड़े अच्छे, क्यों ठीक है। तो हमने दे दिए, तो 3 दिन बाद हम पर डीएम साहब का टेलीफोन आया, क्या त्यागी जी साहब पहले को उसमें के 2 डिब्बे और मिल सके क्या? बहुत बढ़िया। हमने उसके कैसे मैं कुछ खराब करूं, वो कैसे खराब होगी, तरकीब तो मेरे पास है नहीं, कैसे करना है साहब, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो तो वही 5-4 पेड़ है, वो तो सब मैंने बांट दिए। लेकिन डब्बे अगर आप चाहो तो 2-4-6-10 डब्बे और ना देंगे, अगर उसमें के हैं तो भेजो प्लीज, मगर साहब उसके तो खत्म हुए, तो दबी को सीधे बस। मतलब आप लगभग 20 आदमियों में से 6-7 आदमियों के टेलीफोन आए। डीएम साहब ने कहा कि मैंने वो 2 डिब्बे अपनी बहन के यहाँ भेजे थे, दिल्ली रहती है उनकी बहन, मैंने वहां भेजे थे, उन्हें बड़े स्वादिष्ट लगे, वो डिमांड कर रही है। और मैं अपनी जो है 2 लाइनों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, जिंदगी की नाद में। बहुत बढ़िया।